जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे एग्ज़ाम रिवीजन 2024 और आज हम लोग इसमें बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स। इसमें 3 और 5 नंबर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान में क्या होता है कि कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। जैसे आपको यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है नियमों को, जैसे कूलाम का नियम, गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, फैराडे का नियम, फ्लेमिंग का नियम। फ्लेमिंग के 2 नियम हैं, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के हथेली का नियम। इस तरह के बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 2-3 नियम ऐसे होते हैं जो हर साल ही पूछे जाते हैं। तो इसमें से मैंने क्या किया कि कुछ इंपॉर्टेंट जो नियम हैं उन पर हम बात आज करने वाले हैं। और ये नियम हर साल लगभग, जैसे अगर हम बात करें किरचॉफ के नियम की, तो किरचॉफ का नियम पिछले साल ही पूछा गया था 2023 में। तो 2023 में किरचॉफ का नियम पूछा जा चुका है, तो इस बार भी चांस है कि आ सकता है। फिर भी कोई नहीं, आप अपने से तैयार रखिए। फैराडे का नियम हर साल लगभग पूछा जाता है। और यहाँ पे फ्लेमिंग का नियम है, दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, अंगूठे का नियम। गॉस का प्रमेय इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग आज उन्हीं नियमों पर बात करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें पूछने का मैक्सिमम चांस भी रहता है इन लोगों का। तो आइए इनको हम समझते हैं एक एक करके। पहले समझेंगे कूलाम का नियम। देखिए, अगर पूछा जाए कि कूलाम का नियम का मेन मुद्दा क्या है, उसने मतलब कूलाम ने अपने नियम में बताया क्या, तो उन्होंने ये बताया कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जैसे धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी अगर कहने का मतलब ये कहें कि अगर सेम बिरादरी हैं तो ये प्रतिकर्षित होते हैं और अदर बिरादरी जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब इनके बीच दरअसल एक बल लगता है जो क्या करता है, इनको आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है। तो इनके बीच कितना बल लग रहा है उस चीज़ को पता करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया। कुल मिला के इन्होंने एक फार्मूला दिया जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। इन्होंने अपने नियम में बताया, जैसे मान लीजिए कोई एक आवेश ये है, दूसरा कोई एक आवेश ये है, इसका मान Q1 है, इसका मान Q2 है, और मान लेते हैं ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तब इन्होंने बताया था कि इनके बीच जो लगने वाला बल होता है इन आवेशों के मानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा नंबर इन्होंने बताया था कि इन आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने अपने नियम में बताया था। तो इसको आप 2 मान लीजिए, इसको आप 1 मान लीजिए। तो अगर समीकरण 1 और 2 को मिक्स कर देंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लिखेंगे, उस नियतांक का नाम होगा K। ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे K के 2 मान होते हैं, एक होता है 9 × 10 की घात 9 और एक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इन दोनों को आप एक एक करके रख के इनको लिख सकते थे। यहाँ से एक बार लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो दरअसल यही आपके कूलाम का नियम है और इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, अगला जो नियम है वो गॉस का प्रमेय है। देखिए, गॉस का प्रमेय इन्होंने अपने प्रमेय में क्या बताया, जैसे आपने पढ़ा होगा विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा होगा। तो इन्होंने अपने नियम में बताया जैसे अगर कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ का मतलब 3D सरफेस। 3D सरफेस में आपको जैसे गोला हो गया, शंकु हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, इन सब चीज़ों की बात की गई। तो इन्होंने गॉस ने अपने प्रमेय में ये बताया कि जैसे अगर कोई 3D सरफेस यानी बंद सतह है, तो अगर उसमें कोई एक आवेश रख दें तो इस आवेश से क्या निकलती हैं, विद्युत बल रेखाएँ निकलती हैं। तो गॉस ने अपने प्रमेय में ये बताया कि अगर कोई बंद पृष्ठ से मतलब बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश रख दिया जाए तो उसमें से कुल कितनी विद्युत बल रेखाएँ निकलेंगी उस बंद पृष्ठ से, इसके लिए दरअसल उन्होंने नियम बताया था। तो इन्होंने ये कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं का जो मान होता है, यानी विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है फाई, वो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इन्होंने ये बताया था। तो यहाँ से लिख सकते हैं फाई बराबर क्यू का मतलब होता है गुणा और 1/एप्सिलॉन नॉट। तो इसका इसमें गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो ध्यान देना है कि ये कई बार तो ये एग्ज़ाम में मतलब 1 नंबर में ही पूछ लिया जाता है, निम्न में से गॉस के प्रमेय का सूत्र कौन सा है। तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या फिर ऐसे भी कह सकता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान क्या होता है। तो ऑप्शन में रहेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह के प्रश्न यहाँ पे Q/2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह के ऑप्शन में आपको दिए जाएंगे। तो इसलिए आपको तैयार रहना, ये गॉस का प्रमेय हुआ।
अब उसी तरह अगला जो हमारा नियम होगा वो है ओम का नियम। ओम ने अपने नियम में बताया था कि जिससे अगर मान लीजिए किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इत्यादि में परिवर्तन ना हो तो उसमें लगाया गया विभवांतर जो होता है वो बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये है ओम का नियम। तो ओम ने बताया था कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें जो लगाया गया विभवांतर यानी V जो है वो बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। तो यहाँ से अगर समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक लिखेंगे वो R होगा और I। तो इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहें तो V बराबर हो जाएगा IR। जहाँ पे अगर बात करें R क्या है तो R एक नियतांक है जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, V आपका विभवांतर है, I क्या है विद्युत धारा है। तो इतना आप ओम के नियम में लिखेंगे। ओम ज़्यादा नहीं, 2 या 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा, वैसे 2 नंबर में पूछा जाएगा ओम का नियम। तो उम्मीद करूँगी ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला आप समझते हैं किरचॉफ का नियम। देखिए किरचॉफ विद्युत परिपथ के संदर्भ में इन्होंने अपना नियम दिया है। इनका बेसिकली 2 नियम है। पहला नियम किरचॉफ का प्रथम नियम, दूसरा किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम को हम लोग संधि का नियम, धारा का नियम से भी नाम से भी जानते हैं। और अगर बात करें किरचॉफ के द्वितीय नियम की तो इसको हम बंद लूप का नियम, वोल्टता का नियम, इन नियमों के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो अगर बात करें किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है तो किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में बताया था कि किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये एक संधि है, इससे कई वायर क्या है कनेक्ट हैं। तो इधर मान लेते हैं करंट I1 आ रही है, इधर एक करंट I2 आ रही है, इधर एक करंट I3 जा रही है, इधर एक करंट I4 जा रही है, इधर एक करंट I5 इधर संधि की ओर जा रही है। तो इसमें इन्होंने बताया था कि जितनी करंट आती है उतनी करंट चली जाएगी। तो आने वाली जो करंट है वो I1 है और I5 है, ठीक है, और I2 है। तो यहाँ पे जो आने वाली करंट है I1 प्लस I2 प्लस I5, तो इनका योग बराबर होगा जाने वाली करंटों का योग। तो जाने वाली करंट कौन कौन सी हैं तो I4 और I3। तो इन्होंने किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में यही बताया था कि किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में बराबर होता है। ये इनका प्रथम नियम है। दूसरा नियम इन्होंने अपने ये बताया था कि किसी बंद परिपथ में समस्त वोल्टताओं का जो होता है बीजगणितीय योग वो 0 होता है। इन्होंने ये बताया था। जैसे मान लीजिए अगर कोई बंद परिपथ, जैसे मान लेता है कि ये प्रतिरोध है, ये दूसरा एक प्रतिरोध है, ठीक है, और ये क्या है, एक किसी सेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से। तो मान लेता हूँ कि इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, इसका प्रतिरोध R3 है, और यहाँ पे एक वोल्टेज स्रोत है यानी सेल कह सकते हैं, इसका विद्युत वाहक बल E है, ठीक है, और इसमें से मान लेता हूँ धारा I प्रवाहित हो रही है। तो उन्होंने अपने द्वितीय नियम में बताया था कि किसी बंद पृष्ठ में जितने भी विभवांतर मिलेंगे और या कह सकते हैं विद्युत वाहक बल मिलेंगे उन सभी का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। अगर इसका हम नामकरण करें तो यहाँ पे नाम रख सकते हैं A, B, C और D। तो आप लिखेंगे बंद पास या बंद लूप A, B, C, D, A में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर हम जैसे मान लीजिए करंट इधर चल रही है तो अगर हम करंट की दिशा में चलते हैं तो आपको ऋणात्मक चिन्ह लेना पड़ता है, करंट के विपरीत दिशा में चलते हैं तो धनात्मक चिन्ह लेना पड़ता है। और ध्यान देना कि सेल में मतलब अगर हम ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाते हैं यानी जिस तरफ हम जाएंगे उसी चिन्ह को लेंगे। अगर धनात्मक की ओर जाते हैं तो धनात्मक चिन्ह, ऋणात्मक की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक चिन्ह। तो अगर मान लीजिए हम A से B चलेंगे तो यहाँ पर पहला प्रतिरोध मिलेगा, यहाँ का हमको दरअसल वोल्टेज लिखना है, तो यहाँ का प्रतिरोध R1 है और यहाँ पर प्रवाहित धारा I है, और ये धारा की दिशा में चल रहे हैं तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह दूसरा प्रतिरोध मिलेगा, ये भी ऋणात्मक चिन्ह में लिया जाएगा, यहाँ पे धारा I है और यहाँ का प्रतिरोध R2 है, ठीक है। उसी तरह फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी करंट इधर जा रही है तो इसमें भी करंट की दिशा में चल रहे हैं तो इसको भी ऋणात्मक लेंगे। यहाँ में करंट I है, प्रतिरोध क्या है, R3 है। अब उसके बाद ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो यहाँ का विद्युत वाहक बल हम पॉजिटिव में लेंगे। अब इनका उसके बाद हम लोग इधर आएंगे, कोई नहीं मिलेगा। अब इन सभी का समस्त बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इनको हम पूरे को उधर भेज देंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं E बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहाँ से E बराबर हम लिख सकते हैं, I कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये दरअसल आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम हुआ। तो उम्मीद करूँगा ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला हमारा जो नियम होगा वो है फैराडे का नियम, और फैराडे में भी बेसिकली 2 नियम हैं। तो फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। पूछ सकते हैं कि जो फैराडे का नियम है वो बेसिकली किस पर आधारित है, तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। इन्होंने अपने नियम में बताया था कि चुंबक के द्वारा किस तरह से बिजली को उत्पन्न किया जा सकता है। तो अगर बात करें फैराडे का नियम तो आप कहेंगे फैराडे का जो नियम है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत मतलब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर ये आधारित है।
और इसमें अगर बात करें प्रथम नियम, तो इसमें प्रथम नियम में आप ये लिखेंगे कि जब किसी चालक तार को परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक तार में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। तो प्रथम नियम में आप यही लिखेंगे कि अगर किसी परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसका मान घटता बढ़ता हो, अगर उसमें किसी चालक तार को रख दिया जाता है तो उस चालक तार में विद्युत वाहक बल अर्थात उसके अंदर एक विद्युत या बिजली कह सकते हैं उत्पन्न हो जाती है। ये पहला नियम है इसका। दूसरा नियम इनका ये है कि किसी चालक तार में उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे बात करें इनका द्वितीय नियम, तो इसमें लिख सकते हैं जो विद्युत वाहक बल E होगा वो फ्लक्स परिवर्तन यानी d∅/dt फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के ये बराबर होता है। तो ये आपका फैराडे का द्वितीय नियम है। तो उम्मीद करूँगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम समझते हैं फ्लेमिंग के नियम। तो फ्लेमिंग में बेसिकली दो नियम हैं, एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है और एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। अगर हम बात करें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की, तो फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ के नियम का उपयोग होता है, दरअसल इसका उपयोग ये होता है जैसे अगर मान लीजिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम धारावाही चालक को रख देते हैं तो उसमें क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उस पर एक बल लगता है। अब वो बल किस दिशा में लगेगा उस दिशा को पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, तो बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, मध्यिका इन तीनों को इस प्रकार रखते हैं कि इनके बीच 90 डिग्री का कोण बने। और यहाँ पर जो तर्जनी है, तर्जनी क्या करेगी, वे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, और यहाँ पे जो मध्यिका है वो तार में धारा की दिशा को दर्शाएगी, और जो अंगूठा होगा ये तार पे लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। तो यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगर बात करें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की, तो इसमें दरअसल इसका उपयोग ये होता है कि जैसे जनित्र में यानी विद्युत जनित्र में जब विद्युत का उत्पादन होता है तो उसमें धारा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है उसको पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का यूज करते हैं। इसमें भी हम लोग जैसे बाएं हाथ के नियम में 3 अंगुलियों का उपयोग किया हमने, उसी तरह इसमें भी दाएं हाथ में हम अंगूठा, तर्जनी, मध्यिका को इस प्रकार फैला कर रखते हैं कि उनके बीच 90 डिग्री का कोण बने। और यहाँ पे तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये मध्यिका जो है धारा की दिशा, और जो अंगूठा है वो बल की दिशा को इसमें भी दर्शाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये फ्लेमिंग के नियम भी आप समझ पाए होंगे। अगला इसमें आता है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में क्या होता है कि इसमें ये पता करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा ओस्टर्ट का प्रयोग। ओस्टर्ट ने अपने प्रयोग में ये बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। तो अगर बात करें उस चालक तार में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर जाएगा, तो उस दिशा को पता करने के लिए हम लोग दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दाएं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में क्या होता है कि हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार रखते हैं, दाएं की अंगूठा जो है वो धारा की दिशा यानी चालक तार में धारा की दिशा को दर्शाएगा, और जो मुड़ी हुई अंगुलियां होती हैं वो चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। उसी तरह आपका होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली के नियम में क्या होता है कि इसमें हम लोग अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैला के रखते हैं कि अंगुलियों और अंगूठे के बीच 90 डिग्री का कोण बने, और यहाँ पे जो अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी, अंगूठा जो है वो तार में धारा की दिशा को दर्शाएगा, और जो हथेली होता है, हथेली से लंबवत खींची गई रेखा जो होगी वो तार पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नियम थे जो हमने क्विक रिवीजन किए, मतलब जल्दी से रिवीजन किए। आप इसको अगर देख के जाते हैं एग्ज़ाम में तो उम्मीद है कि आप इसमें से 2-3 प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे हम सिलेक्टेड नियम लिए हैं जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा हमारी ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।